ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में जो अपने अफेयर चलते थे, भारत में जो उनका काम चलता था, वो इस गवर्नर जनरल के थ्रू चलाते थे। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, पोर्ट में आए, पोर्ट वाले एरियाज में आए, जैसे सूरत में आए, मुंबई में आए, ठीक है, मद्रास में आए, ये कुछ इलाकों पे ये लोग आ गए। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, अपने आप को टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना शुरू करा। टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के लिए इन्होंने क्या करा, अब इनको वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो इनकी गवर्नमेंट चलाए। तो ही वॉज काइंड ऑफ हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसका काम यही होता था कि इंडिया में किस तरीके से ब्रिटिश अफेयर्स चलेंगे इंडिया में, उस चीज़ को ये ध्यान में रखता था। ठीक है, सबसे पहले इनके 3 फेज़ हैं, हम 1858 तक ही पढ़ेंगे, यानी कि 1857 में जो रिवोल्ट होता है, सिपाही म्यूटिनी जिसको बोलते हैं, सिपाहियों का विद्रोह, क्या वो पूरे देश का विद्रोह था, पहला विद्रोह था, पूरा एक जो कंबाइंड सिस्टम से चला था, वहाँ तक हम पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल क्या थे और किस तरह से थे। तो इसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं और चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि सबसे पहले इनका एक्सपेंशन कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो सबसे पहले जो बने थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अगर ये पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही वाज रॉबर्ट क्लाइव। एंड 1757 से 1760 तक लगभग 3 साल ये जो थे वहाँ के गवर्नर रहे। एंड फिर से बने 1765 से 1767 के बीच, ये टाइम आप याद रखिएगा। ठीक है, 2 टेन्योर हो गए इनके, और इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी बंगाल में 1765 से 1772 में। ठीक है, 1772 तक, तो ये इनका टेन्योर है। ठीक है, ही इज़ द ट्रू फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, ये हम इनको श्रेय दे सकते हैं कि इन्होंने इंडिया में ब्रिटिश डोमिनियन को स्टैब्लिश करना शुरू किया। इसके बाद सेकंड जो आएंगे वो होंगे हेनरी वेनस्टार्ट, ये 1760 से 65 तक रहे, और इनके टाइम में जो मेन इवेंट हुआ वो हुआ बैटल ऑफ बक्सर, इसको भी अब डिस्कस करेंगे हम। फिर थर्ड है जॉन कार्टियर, ये 1769 से 1772 तक रहे, और इनके टाइम पे बंगाल फेमाइन आया, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब 1773 में क्या होता है, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया जाता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, व्हाट इज रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट EIC के काम को रेगुलेट करती है इंडिया में। ठीक है, ये समझना पड़ेगा कि कौन किसको रेगुलेट कर रहा है। EIC जो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, प्राइवेट कंपनी है, इसको वहाँ की गवर्नमेंट जो है रेगुलेट कर रही है, और गवर्नमेंट का मेन काम भी रेगुलेट करना ही होता है। ठीक है, तो अभी हम पहली फेज में पढ़ेंगे 1757 से लेके 1774 तक का टाइम। यहाँ पे हम देखेंगे इन 3 गवर्नर्स के बारे में। ये तीनों गवर्नर्स हैं, पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर हेनरी एंड फिर जॉन कार्टियर। इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले बंगाल के बारे में समझ लीजिए। ये है बंगाल का एक मैप, आप समझ सकते हैं। उस टाइम का बंगाल जो है उसमें ईस्ट और वेस्ट बंगाल नहीं था। ठीक है, ढाका भी जो था इसी में शामिल था। अब आगे आते हैं कि गवर्नर्स ऑफ बंगाल जो थे ये तीनों थे, जैसे मैंने आपको बताया, रॉबर्ट क्लाइव पहले, रॉबर्ट क्लाइव के बाद में हेनरी वेनस्टार्ट, ये 5 साल रहे लगभग, और फिर इसके बाद में आते हैं 1769 से जॉन कार्टियर। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रॉबर्ट क्लाइव का टाइम टेबल है, और इनके टाइम पे जो मेन इवेंट हुआ था वो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ये मैंने आपको भी बताया। अब इस चीज़ को हम आगे और देखते हैं। अब आते हैं सबसे पहले क्लाइव के बारे में। क्लाइव के बारे में पढ़ना हम शुरू करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक एक चीज़ हम देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लाइव का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था, ये क्लाइव ने सबसे पहले काम क्या शुरू करा, क्लाइव ओवरसॉ द प्लंडरिंग, सीधे सीधे वर्ड यूज़ किया गया है, प्लंडरिंग ऑफ बंगाल्स वेल्थ, बंगाल की लूट में सीधा सीधा पार्टिसिपेशन इस बंदे ने करना शुरू करा। ठीक है, एंड इन हिज 2 टर्म्स 2 बार गवर्नर बने ये बंगाल के। ठीक है, 1758 से 60 और 1764 से 67। इन्होंने इतना ज़्यादा लूट कर दी थी इंडिया में कि वहाँ पे इंग्लैंड में जो था, इनको क्या बोलने जाने लगा, करप्ट नवाब। नवाब के पद से इनको नवाजा गया वहाँ पे कि ये इंडिया में एक करप्ट नवाब है। ठीक है, ये इनके बारे में वहाँ पे चीज़ प्रचलित हो गई। उसने और एक और चीज़ करी कि इनसाइडर ट्रेडिंग का भी इसने काम शुरू करा। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के लोग जो हैं वो अपना मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे
अपना प्राइवेट ट्रेड चलाने का काम उसने शुरू करा। इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का और अपना पर्सनल ये काम कर रहे हैं, इस चीज़ को भी इन्होंने शुरू करा, इसलिए इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का भी शुरुआती माना जाता है। ठीक है, अब आती है पहले प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई के बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश फोर्सेस को इंडिया में इन्होंने काफ़ी मजबूत किया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक सिस्टम डेवलप करा कलेक्टिंग टैक्सेस, टैक्स कलेक्शन का इन्होंने एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। टैक्स कलेक्ट करना शुरू करा इन्होंने किससे, पीजेंट से और आर्टिसन से, यानी कि जो देश में हमारे किसान हैं उनसे और आर्टिशंस, इन लोगों से इन्होंने जो था वसूली करना शुरू कर दिया टैक्स का। ठीक है, शुरुआत कहाँ पे करी, बंगाल में। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा ये जो रीजन है ये बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा। कैसे होगा ये हम अभी देखेंगे कि किस तरह से इनकी लूट खसूट से बंगाल पे गलत इफेक्ट पड़ा। कुछ हिस्टोरियंस इनको ये भी कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव की वजह से ही 1769 से 1773 तक जो ग्रेट फेमाइन आया बंगाल में, इस पीरियड को भी याद रखिएगा, 1769 से 1773 तक बंगाल में जो ग्रेट फेमाइन आया, उस फेमाइन के लिए भी वो डायरेक्टली इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि वो इन्हीं के कारण से हुआ। ओके, ये चीज़ें बोली जाती हैं इनके बारे में, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, एस्टिमेट है 1 करोड़, उससे कई गुना ज़्यादा लोग मारे गए होंगे। ओके, क्यों मारे गए, क्योंकि इनकी पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से वहाँ भूखमरी फैल गई थी। जब ये ब्रिटेन वापस पहुंचा तो क्लाइव के पास में अपनी पर्सनल जो नेट वर्थ थी वो 4 लाख पाउंड्स थी। ये अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यानी कि वहाँ की रानी जो थी वो खुद भी चैलेंज फील करती थी इससे, इतना ज़्यादा इसका पैसा इकट्ठा करके यहाँ से लेके गया था, ये पानी के जहाज भर के यहाँ से पैसा लेके गया। बाकी इसमें क्या हुआ, जब ये यहाँ से वहाँ वापस चला जाता है तो फिर इसको कई तरह की प्रॉब्लम भी होने लगी। ठीक है, एक तो क्या हो गया कि पार्लियामेंट में इसके खिलाफ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो गया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहाँ पे इसके खिलाफ में मुकदमा दायर किया गया, क्योंकि इसको वहाँ पे लूट का नवाब भी बोला जाता था। ठीक है, जितनी ज़्यादा इसने लूट करी, फिर इसको और भी प्रॉब्लम होने लगी थी, मूड स्विंग्स होने लगे थे, और इसने खुद को, अब देखिए ऐसा ये बता रहे हैं कि 1774 नवंबर में इसकी डेथ होती है, नवंबर 1774 में इसकी डेथ होती है। अपने आप को पेन नाइफ से मार देता है, वो सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड भी ऐसा वैसा नहीं करता, पेन नाइफ से सुसाइड करता है। ठीक है, अब क्या पता मरे हैं या मारे गए, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और उसके बाद ये लगातार डिप्रेशन के ही शिकार रहे। ठीक है, 49 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उनकी डेथ के बाद में जो वहाँ का एक सटायर है जो पॉलिटिकल राइटिंग करता था, उसने इसको क्या बोला, उसने इनको बोला क्लाइव वाज पोर्ट्रेट एज लॉर्ड वल्चर। ठीक है, गिद्ध के तौर पे इसको दिखाया। ये इंडिया के लोगों की बात नहीं बता रहा हूँ, वहीं का एक न्यूज़पेपर है, वहीं का एक सटायर है पेपर, जिसने बोला कि ही वॉज लॉर्ड वल्चर। ठीक है, गिद्ध था ये, और इसने इतना ज़्यादा नुकसान इंडिया में किया, इतने लोगों को मार इसकी वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से लोग मारे गए, और ये किसी की सुनता भी नहीं था। ये सारी की सारी बात होने लगी। इन्हीं सब के कारण जो होगा, आने वाले टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, ये चीज़ है। तो इसको हमें पढ़ना हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हमने इसको पढ़ा। यहाँ पे ये पढ़ना ज़रूरी था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और हम देखते हैं आगे। ठीक है, इनके खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें चली, 1774 में इनकी डेथ हुई। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें बताना चाह रहा हूँ, इनकी जो उस टाइम की वोट थी वो 33 मिलियन, आज के 33 मिलियन US डॉलर के बराबर। इतना पैसा, इतनी संपत्ति इकट्ठी करके गया था, और जिसमें बहुत सारी तो अनडिस्क्लोज्ड होगी, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, अनडिस्क्लोज्ड होगी। तो इतना ज़्यादा अंग्रेजों ने इंडिया को लूटा था, इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब आप समझ सकते हैं एक आदमी ने जब इतना लूटा तो क्या है। सेकंड टॉपिक हमारे सामने इंपॉर्टेंट आता है, वो है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई आती है। बक्सर की लड़ाई क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड कौन था उस टाइम, हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये चल रहा था, और मैंने आपको पहले भी बताया था, शाह आलम सेकंड जो मुगल डायनेस्टी के उस टाइम के मुगल सम्राट थे, ये मुगल थे। एंड शुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे। एंड मीर कासिम, ये कौन था, बंगाल का उस टाइम का एक्स गवर्नर था, जिसको कुर्सी से हटा दिया गया था। ठीक है, ये होती है, और इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिश हरा देते हैं।
ब्रिटिश को हराने के बाद में ये एक ट्रीटी करते हैं, और उस ट्रीटी से क्या होता है कि दीवानी राइट्स यानी कि मनी से रिलेटेड जितने मैटर थे बंगाल के, वो ईआईसी के हाथ में आ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके सारे दीवानी राइट्स जो हैं, पैसों से रिलेटेड मैटर जो भी है, वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, नवाब ऑफ बंगाल को एक पेंशनर बना के अपने पास रख लेते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं कि अब कुछ अमाउंट, कुछ पैसा आप पकड़ो और घर बैठो, आपकी राजशाही खत्म। ये हुआ था बैटल ऑफ बक्सर में। ओके, इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल और देखेंगे आगे। ये आपको समझ में आ गया, पहले प्लासी का बैटल होता है यहाँ पे और फिर बक्सर की लड़ाई होती है। तो ये मैप के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ ब्रिटिशर्स बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। लड़ने वाले कौन लोग थे, 3 लोग थे। शुजा-उद-दौला थे, ठीक है। दूसरे थे मीर कासिम, ये बंगाल के नवाब थे 1760 से 1763 तक, 1760 से 1763 तक। और अली गौहर थे, ये शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, ये मुगल रूलर थे। ओके, ये लोग थे पार्टिसिपेट करने वाले। और ये हेक्टर मुनरो था 1726 से 1805। इसका प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इसने क्या करा था, 89th रेजिमेंट को बॉम्बे से मूव किया था और बॉम्बे से लेके आया था, और एक म्यूटिनी हो रखी थी, सिपाहियों का विद्रोह था पटना में, उसको कुचला था। और 23 अक्टूबर 1764 को ये फाइनली जीत जाता है इन तीनों के खिलाफ। कहाँ पे, बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर की लड़ाई में जीत जाता है। इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। ये तीनों लोग थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और हार गए थे, राइट। अब आती है कुछ और चीज़ें। अब आती है डबल गवर्नमेंट का सिस्टम। डबल गवर्नमेंट में मेनली यही चीज़ थी कि फौजदारी किसके पास और दीवानी किसके पास में, ठीक है। ये कब से कब तक रही, 1765 से 1772 तक रही, ठीक है। कौन ने इस्टेब्लिश किया था इसको, अभी पढ़ लेंगे आप लोग उसके बारे में। दीवानी राइट्स जो थे वो मिल गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, पैसे का गेम सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गया, इकोनॉमिक कंट्रोल पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी पे आ गया, और नवाब को दे दी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा नवाब और पैसा कमाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब पैसा ही नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि द कंपनी गॉट ऑल द पावर्स विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सारी नवाब की, और सारा का सारा जो ऐश करना है वो कंपनी करेगी, ठीक है। नवाब के ऊपर पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पावर कुछ भी नहीं मिली। ये टाइम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम सूट करता था, क्योंकि उनको क्या था, सब लोगों को डायरेक्ट टैकल नहीं करना पड़ता था। उन्होंने क्या करा था, नवाब को नेटिव्स और अपने बीच में एक ढाल के तौर पे यूज़ किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। नवाब के थ्रू शासन करते थे, पर नवाब की पावर सारी खत्म कर दी थी। नेटिव जो लोकल लोग थे उनको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ही सब लोगों से लड़ नहीं सकते थे, जनता से लड़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए इस चीज़ को इन्होंने अप्लाई करा, ठीक है। ओके, द ड्यूअल गवर्नमेंट वाज अनवर्ल्ड बाय द एडवेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसको ख़त्म करते हैं 1773 में, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। आई होप क्लियर हो रहा है सब कुछ। इन केस यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क, ठीक है। ये मैप में भी ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। शुरुआत किसने की थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1765 में शुरुआत हुई थी, डेट याद रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी, और ख़त्म किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग से ख़त्म किया था। नवाब के पास थी सारी जिम्मेदारी, ठीक है। निज़ामत यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, और दीवानी यानी कि पैसों से रिलेटेड सारा मैटर इनके पास में था। ये था ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, राइट। अब आता है बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन में क्या होता है, ये देखें आप, डेटा को थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करें, ये 1769 में ही शुरू हो गया था ऑलमोस्ट, और 1773 तक चला, यानी कि ये लगभग 3 to 4 ईयर्स का टाइम था। अभी कोरोना के टाइम पे आप देख ही रहे हैं, 1.5-2 साल में क्या हालत हो गई है। तो उस टाइम सोचिए खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अभी एटलीस्ट लोग खाने के कारण तो इतना नहीं परेशान हो रहे हैं, बट उस टाइम खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैटास्ट्रॉफीज इन मॉडर्न टाइम्स। सबसे बड़ी आपदा के तौर पे ये जानी जाती है आज तक, ठीक है। 10 मिलियन पीपल ऑफिशियली, ये लोग अंग्रेजों ने जब कितना डेटा छुपा लिया था उसके बावजूद भी कहते हैं 10 मिलियन लोग मारे गए थे।
यानी कि उस पूरे क्षेत्र की 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की खत्म हो गई थी, ठीक है, इसके कारण। अब ये बोलते ड्रॉट, ड्रॉट आने का या ना आने का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पुअर हार्वेस्ट कैसे होगी जब उन्होंने वहाँ पे उगाने ही नहीं दिया। और मेन इसमें था ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम उठ खड़ी हुई, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, ये जो था व्हेन अकाउंट्स ऑफ द फेमाइन, जब ये यूरोप पहुंची कि बंगाल जैसे इलाके में फेमाइन आ गई है, तो वहाँ पे ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया में, यानी कि पार्लियामेंट में और खासतौर से मिशनरीज, इन लोगों ने प्रेशर बनाना शुरू करा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कि किस तरह की गवर्नेंस वहाँ पे चल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो इतने लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा इवेंट हुआ था, तो मिशनरीज और पार्लियामेंट ने क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने के तरीके पे। इसमें जो थे कुछ लोग थे लॉबिंग करने वाले, कुछ मर्चेंट्स भी थे, क्योंकि उस टाइम इसके पास मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली थी। तो अब बाकी लोग जो इंडिया में बिजनेस करना चाह रहे थे वो कह रहे थे कि हमको भी तो जाने दो, मिशनरी वाले कह रहे हैं कि हमको भी जाने दो, हम वहाँ पे जाके अपने धर्म का प्रचार करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होने लगी थी, इसके कारण रेगुलेटिंग एक्ट लाना भी ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आप देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे जो जो गड़बड़े हो रही थी उसके बारे में ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता चल रहा था। दूसरा क्या था कि मर्चेंट्स में आपस में भी कंपटीशन था, बाकी लोग भी इंडिया में आके बिजनेस करना चाहते थे, वो कह रहे कि सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों करेगी। ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये सारी चीज़ें, कहीं भी ना हो तो आप बताएं, ठीक है। अब देखो इस तरह से हो जाते थे बेचारे लोग, खाने पीने को कुछ नहीं रहता था। ये रियल पिक्चर्स हैं उस टाइम की, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश इंजीनियर्ड फेमाइन्स है, ठीक है, क्योंकि ये फेमाइन होनी नहीं थी। जब इन्होंने वहाँ पे क्या करा, कॉटन की खेती करवाई, नील की खेती कराई, खाने की जो फूड क्रॉप्स थी, फूड क्रॉप्स को इन्होंने उगने ही नहीं दिया। जब फूड क्रॉप्स उगेंगी ही नहीं तो फिर इस तरह के हालात तो बनने ही बनने, ठीक है। 10 मिलियन लोग इसमें मारे जाते हैं, और ऑल बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इट टुक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस इट वॉज जस्ट अ बॉडी टू लूट इंडिया, खुलेआम लूट कर रही थी ये, ठीक है। ये अब समझ सकते हैं आप, क्या बोलूँ मैं, पिक्चर अपने आप में काफ़ी कुछ कहने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। और इस तरह से अगर लोग अवेयर नहीं होंगे, हम लोग गवर्नमेंट को हम अनलिमिटेड राइट्स देंगे, तो फिर इस तरह की स्थितियाँ दोबारा भी बन सकती है, राइट। अब ये सेकंड फेज, फर्स्ट फेज थी। सेकंड फेज में हम देखेंगे 1773 का एक्ट आने के बाद में 1774 से 1833 तक पहले पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल। अब उसके बाद उस पोस्ट का नाम चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। एक वर्ड इसमें ऐड कर दिया गया जनरल, क्योंकि अब मेनली इनका काम लड़ाई झगड़ा करके कब्जा करने का ही था। एडमिनिस्ट्रेशन तो था नहीं, लड़ाई झगड़ा करना और इलाकों पे कब्जा करना, इसीलिए गवर्नर जनरल नाम दिया गया, ठीक है। सबसे पहले है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स की कुछ मेन काम को देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ड्यूअल गवर्नेंस को ख़त्म कर दिया, ठीक है, ये आपको पहले भी बता दिया था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद में ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, गीता का जो हमारी होली बुक है, गीता है, उसके बारे में इन्होंने ट्रांसलेशन लिखना शुरू करा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करे और उसको जो ओरिजिनल कंटेंट था उसको चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि इनको पता था, देखो इंडिया पे अगर आपने कब्जा करना है तो उनके रिलीजन को, कल्चर को और एजुकेशन को टारगेट करना है। किसी भी एरिया में आपको कब्जा करना है तो उन तीन चीज़ों पे आपको ये दिखाना होता है कि आप इन्फीरियर हैं और हम सुपीरियर हैं। अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि हम इन्फीरियर हैं और ये लोग सुपीरियर हैं। ऐसा करके इन लोगों ने क्या था, गीता का ट्रांसलेशन करा। कितना सही था क्या था वो कुछ नहीं कह सकते। और इन सब की स्टडी करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इन्होंने बनाई, ठीक है, विलियम जोन्स के साथ में 1784 में। क्योंकि इनका रीज़न क्या था कि जो भी अच्छा है वो हमारा है, टेक वट एवर इज़ गुड, ठीक है, और बाकी जो बच गए वो उनके लिए छोड़ दो। फिर इन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म्स करने शुरू करे। अब ये इनके लिए रिफॉर्म्स थे, पर इंडिया वालों के लिए तो इनसे बहुत ज़्यादा तबाही आ गई, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ही ऑक्शन्ड द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर। इन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा मुझे टैक्स वसूल करके दे देगा, ठीक है, मैं उसी को दे दूंगा। यानी कि कोई रेट नहीं है कि 50%, 40%, 30%,
इसने उस बिडर को यानी सबसे बड़े बदमाश को उसने ठेका देना शुरू कर दिया, जिसने कमिटमेंट किया कि जी मैं सबसे ज़्यादा वसूली करके आपको टैक्स की दूंगा। ठेके पर टैक्स का सिस्टम दे दिया। ओके, इसको ये रिफॉर्म्स बोलते हैं। फिर उसने बंगाल को डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट में और रेवेन्यू ऑफिशियल की नियुक्ति की। यहाँ पे अब इन्होंने क्या कर दिया, जिला बना दिया, डिस्ट्रिक्ट बना दिया, और डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर जो नाम होता है ना, कलेक्टर का काम ही कलेक्शन करना होता है टैक्स का। ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन्होंने बंदा बिठा दिया, और आर्टिशन से और पीजेंट से वसूली करने के लिए जिसने सबसे ज़्यादा अमाउंट बोला कि मैं सबसे ज़्यादा पैसा ला के दूंगा, उसको इन्होंने ठेका देना शुरू कर दिया। ठीक है, जुडिशल रिफॉर्म्स में क्या करा, दीवानी और फौजदारी अदालतें शुरू कर दी इन्होंने। ठीक है, दीवानी और फौजदारी अदालतें। वरना पहले क्या होता था, मैटर गांव में या पंचायत में या खाप पंचायत में मैटर निपट जाता था। अब इसने क्या करा, उसको लीगल सिस्टम में लाना शुरू कर दिया ताकि इनकी सुप्रीमेसी दिखाई जा सके। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई, और सदर दीवानी अदालत, निजामत अदालतें इन्होंने शुरू कर दी, अपीलेट कोर्ट्स इन्होंने शुरू कर दी, एंड हिंदू और मुस्लिम लॉज को रीडिफाइन करना शुरू कर दिया इसने। जब इसको ना हिंदू के बारे में पता ना मुस्लिम के बारे में पता, तो ये उनके लॉज के बारे में क्या बोलेगा, बट टोटल कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, इनके टाइम पे मेन रोहिला वार हुआ, यानी रोहिलखंड क्षेत्र जो हमारा बरेली के आसपास वाला, बरेली बिजनौर वाला है, वहाँ पे हुआ। अंग्रेजों ने मराठों के साथ लड़ाई शुरू करी, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। ये 3 वॉर इसके टाइम पे हुए जो बहुत फेमस है, जिनको आपको याद रखना। तो ये सिस्टम था। अब ये लोग बेसिकली क्या करेंगे, साम दाम दंड भेद से अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या चीज़ें खास थी। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन्होंने इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और 4 लोगों की एक कमेटी बना दी जो इसको गठित करेगी। यानी ये गवर्नर जनरल हो गया और 4 लोग इसके साथ में और हो गए। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, देखो ये हो गया आपका बंगाल, ये हो गया मद्रास, और ये हो गया बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसी थी इनकी शुरुआत में। ये देखो येलो वाला एरिया पूरा शो कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को इसके अंडर में कर देंगे। ठीक है, इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ कलकत्ता में, और ये अलग तरह की सुप्रीम कोर्ट थी, जिसमें मेनली फॉरेनर्स के मैटर ही डिस्कस किए जाते थे। ठीक है, एक चीफ जस्टिस था और 3 अन्य जजेस थे इसमें। ठीक है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड, जिसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अपने पर्सनल बिजनेस करने से रोक लगाने की इन्होंने बात जारी की। इसके अलावा देखो अब यहाँ पे कुछ एक्ट्स आपको देखने, एक तो 1773 में आया, फिर 1784 में आया, 1793, 1813, 1833, 1853। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हम पढ़ लेंगे, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री विल बी डिस्कसिंग, तब इन चीज़ों को हम पढ़ लेंगे। बट इस फेज में ये मेन जो थे रेगुलेटिंग एक्ट्स आने शुरू हुए। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक की चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को सर? कहीं दिक्कत हो तो बताते रहना बच्चों। ठीक है, अब रिफॉर्म्स कहना तो ठीक नहीं होगा, पर चलो इनके अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स कहते हैं, यानी कि इसका कुछ एक्शन प्लान थे या इसने कुछ एक्शंस लिए थे, उनको हम देख लेते हैं। डेप्यूटी सूबेदार हटा दिए थे इसने, इंग्लिश कलेक्टर्स। ठीक है, यानी पहले जो कलेक्टर होते थे वो ब्रिटिश के ही लोग होते थे, क्योंकि वो किसके लिए लॉयल होंगे, वो ब्रिटिश के लिए लॉयल होंगे। इंडियन को कलेक्टर बना दोगे तो वो तो थोड़ा बहुत सिंपैथी रखेगा ना, उसको तो दया आएगी लोग मरेंगे तो। पर इन्होंने क्या करा, इंग्लिश कलेक्टर रखने शुरू कर दिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया इसने कलकत्ता में। ठीक है, मुर्शिदाबाद से ट्रेजरी को शिफ्ट कर दिया कलकत्ता में, कलकत्ता को कैपिटल बनाना शुरू कर दिया। मुर्शिदाबाद में जो था ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नवाब का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो उसको हटाने के बाद इन्होंने कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया। नवाब के मुद्दों को रीऑर्गेनाइज करा कि नवाब के पास कौन कौन से मुद्दे देने हैं, ये कौन कौन से मुद्दे छोड़ देने हैं। ठीक है, शाह आलम को जो भी नजराना देते थे, शाह आलम जो है वो कौन थे, मुगल, यानी मुगलों को जो भी दिया जाता था बंगाल की तरफ से वो देना बंद कर दिया इन्होंने पूरी तरीके से, ट्रिब्यूट। एंड नवाब की पेंशन भी कम कर दी कि नवाब को इतनी पेंशन देने की क्या ज़रूरत है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे। जुडिशियल रिफॉर्म क्या थे, एबॉलिशिंग द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द जमींदार। जमींदारों को अब कोई भी राइट नहीं था जुडिशियल फंक्शन का, वो सिर्फ क्या करेंगे, पैसा वसूल करके इनको देंगे। ठीक है,
टैक्स कलेक्शन करेंगे, पैसा वसूल करेंगे बस। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट शुरू कर दी, दीवानी और फौजदारी मुकदमे शुरू कर दिए, ठीक है। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत शुरू कर दी। निजामत मतलब फौजदारी या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ओके। जुडिशियल प्रोसीडिंग रिटर्न में होना शुरू होगी, सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाने लगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेस एट क्रिमिनल कोर्ट्स, अब इन्होंने इंडियन जजेस को भी अपॉइंट करना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू कुरान फॉर मुस्लिम्स एंड शास्त्रास फॉर हिंदू, ये भी एक प्रोविजन इसने देना शुरू करा। उस टाइम ज़्यादातर लोग जो थे वो रिलीजन के हिसाब से ही चलते थे, तो किसी न किसी तरीके से इस सिस्टम में इनको लाना ज़रूरी था, इसलिए इसने ये सारे रिफॉर्म्स करे। रेवेन्यू रिफॉर्म में इसने क्या करा, ब्रिटिश रेवेन्यू लैंड ऑफिसर्स इकट्ठे अपॉइंट करने शुरू करे, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी बना दिया इसने। 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया, सेटलमेंट, ठीक है, कि वसूली का 5-5 साल का ठेका देना शुरू कर दिया। राय रैन 1 ईयर सेटलमेंट इन प्लेस ऑफ 5 years, अपॉइंटमेंट ऑफ राय रैन, ठीक है। अब मतलब ये भी हो गया कि 5 साल में कभी 1 साल में रेवेन्यू का ठेका दिया जाएगा, जो मैक्सिमम बिडिंग करेगा, सबसे ज़्यादा जो बोलेगा वसूली करके लाऊंगा उसको दिया जाना शुरू करो, ठीक है। अच्छा, 10 तक क्या था, जो चुंगी कर था उसको ख़त्म कर दिया इसने। कस्टम पोस्ट भी ख़त्म कर दिए, यानी कि जो 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 मतलब नवाब के जो कमाई के तरीके थे वो पूरे बंद कर दिए, नवाब को एस्टेब्लिश कर दिया। और जो टैक्स आता था, क्योंकि मेनली इंडियन लोगों को तो पैसा इधर लेके जाने की जरूरत नहीं थी ना अपने ट्रेड को, मेन जो रेवेन्यू मूवमेंट होता था वो इन्हीं लोगों का होता था, ब्रिटिशर्स का। तो इसने वो कस्टम्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी सब खत्म कर दिया इसने, कस्टम को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया इसने, क्योंकि इससे इनको ही फ़ायदा है, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं है, ओके। ये इसने करना शुरू कर दिया और कमर्शियल मिशन और कंट्रीज में भेजना शुरू कर दिए। फाइनेंशियल रिफॉर्म इसने क्या करे, 32 लाख से घटा के 16 लाख कर दी, 50% के आसपास रिडक्शन कर दिया इसने बंगाल के नवाब की, यानी जो वहाँ का मालिक था, या आप कह सकते हैं जो वहाँ पे लॉफुली उसका ओनर था, उसको ही हटा दिया इसने। उसको हटा के क्या कर दिया, उसका पेंशन जो था 32 लाख से 16 लाख कर दिया, ठीक है। 25 लाख जो शाह आलम के पास जाता था, यानी मुगल सल्तनत में जाता था, वो रोक दिया इसने। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा एंड इलाहाबाद वो टेकन फ्रॉम शाह आलम से, और इसने क्या करा, छीन लिया। इलाहाबाद अपने पास ले लिया, और कारा, ये 2 जिले हैं यूपी में जो हैं, इनको ले लिया इसने और अपने बंगाल में मिला लिया। शुजाउद्दौला से 30 लाख रुपए लिए, नहीं इसने उससे लेके उसको भेज दिया, शुजाउद्दौला को भेज दिया, शुजाउद्दौला को भेज दिया, यानी मुगल से अब ये क्या करने लगे, सेटलमेंट करने लगे, मुगल से लेके अवध वाले को भेज दिया। ये इन्होंने करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि आर्मी की पावर है इसके पास में, तो ये कर सकता है इस चीज़ को। अब नवाब ऑफ अवध के साथ टीटी करी कि अगर कुछ भी होता है, 40 लाख की टीटी, ठीक है, ये देखो ध्यान से पढ़ो। ट्रीटी वॉज मेड विद नवाब ऑफ अवध टू हेल्प हिम इन रिटर्न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस, बनारस वापस दे दिया, और उसको बोला कि हम हेल्प करेंगे। 40 लाख अमाउंट ऑफ पेंशन टू द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वॉज ऑल्सो रिड्यूस, 40 लाख रुपए दे रहा था वो कंपनी को, उस समय 40 लाख की वैल्यू आप समझ सकते हैं क्या होगी, ठीक है। ये सारे के सारे चेंजेस ने करे। इसके अलावा हेस्टिंग्स ने चोरों पे शिकंजा कसना शुरू करा, ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट हुआ था इसके टाइम पे, सन्यासी मतलब बेसिकली जो हिंदू मॉन्क्स थे, उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ जो थी लड़ाई शुरू करी थी, उस सन्यासी आंदोलन को उसने दबाया, और दबाने का तरीका आप समझ सकते हैं, मारपीट और ये सब चीज़ें से करके करा उसने, ठीक है। और टैक्स लगता था शादियों पे भी, शादी करने पे भी टैक्स लगता था, वो हटा दिया, और कलकत्ता की पुलिस को इम्प्रूव करा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसने हेस्टिंग्स से शुरू करी 1773 के बाद। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अब हेस्टिंग्स के टाइम पे कुछ वॉर भी हुए मेन, उन वॉर्स को आप जरा देख लेंगे। रोहेला वॉर, ये देखो इस एरिया में, रोहिलखंड वाली एरिया में, गिव मी अ सेकंड, आई लेट मी जूम इट, जो ग्रीन कलर का आपको मैप दिख रहा है। तो अंग्रेजों ने देखो यहाँ से बंगाल से चढ़ के अवध तक आ गए थे, अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे थे। तो ये रोहिलखंड इलाका जो है, रोहिलखंड, यहाँ पे इनकी लड़ाई होती है इनके साथ में, और लड़ाई में ये वीरगति को प्राप्त होते हैं या फिर इनकी डेथ हो जाती है, ये चीज़ होती है। पहला वॉर ये था। सेकंड वॉर इनका था एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। एंग्लो मराठा वॉर के बारे में भी थोड़ा सा हम देखते हैं डिटेल।
तो इनमें 4 फैमिली अलग अलग थी, ठीक है, चारों फैमिली थी इनकी अलग अलग, और इनके साथ लड़ाई होती है। ये इतना बड़ा इलाका जो था उस टाइम मराठास के काबू में था, इतना बड़ा इलाका। अब कई जगह इनका डायरेक्ट रूल था, कहीं पे ये चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे, पर एक इतना काफ़ी बड़ा इलाका आ गया। यहाँ पे हैदराबाद हो गया, ये मद्रास हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका टीपू सुल्तान वाला किंगडम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इनके साथ में थी, ठीक है। तो होता कब से कब तक है, 1775 से 1782 तक ये वॉर होता है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉर करता है, क्योंकि गवर्नर जनरल है वो हेड होता है इसका, ठीक है। अच्छा, द वॉर बिगेन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। बोथ द साइड्स वर इक्वली गुड एंड नो वन वुन। तो जब बराबर की टक्कर होती है तो कोई भी नहीं जीतता। 2 ग्रुप इनके बन जाते हैं, एक में रघुनाथ राव और ब्रिटिश होते हैं। रघुनाथ राव इनको बुलाता है ब्रिटिशर्स को कि मुझे हेल्प करो सत्ता दिलाने में। यहाँ पे मराठा होते हैं, ठीक है, और सिंधिया और माधव राव, ये लोग होते हैं, ठीक है। ये सेकेंड वॉर था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे जो लड़ा गया, ओके। थर्ड वॉर हम देखते हैं कौन सा है। थर्ड वॉर जो होता है वो होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। बहुत इंपॉर्टेंटली इसको देखिएगा, ये मैसूर है, ठीक है, यहाँ पे होता है लड़ाई शुरू। अब यहाँ पे मद्रास है जो ऑलरेडी किनके कब्जे में है, ब्रिटिशर्स के कब्जे में है। एंग्लो मैसूर वॉर होता है, ठीक है। 2 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, फर्स्ट भी इसी टाइम पे होता है और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इसी टाइम पे होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको ये समझ लेना चाहिए इसके टाइम पे 2 वॉर हुए। और थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल के बारे में, ठीक है। ये मैसूर इसी क्षेत्र को लेके लड़ाई होती है इनकी, ठीक है। बाकी तो इसमें डिटेल दे रखी है, डिटेल हम बाद में करेंगे, डिटेल वॉर के बारे में हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये 4 वॉर थे जो मेन वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे होते हैं, ओके। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ये 4 वॉर होते हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस आते हैं। कॉर्नवालिस क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने क्या करा, कोडिफाइज लॉ इन 1793। जो जुडिशियल रिफॉर्म चलने लगे थे, ये जुडिशियल सिस्टम पे जो इनका मोनोपोली होने लगी थी, तो इन्होंने लॉस को कोडिफाई करना शुरू करा, ठीक है। द कोर्ट सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। डिफरेंस होना शुरू करा। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मनी रिलेटेड मैटर, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि लीगल। इन्होंने लीगल और रेवेन्यू मैटर अलग अलग कर दिए, ठीक है। लीगल और रेवेन्यू मैटर को अलग अलग कर दिया। ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट इसने पहली बार शुरुआत करी। इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793। ये याद रखिएगा किसने करा था, परमानेंट सेटलमेंट शुरू इन्होंने किया था। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इनके टाइम पे पहली बार इंडिया में सिविल सर्विसेज शुरू हुई थी। ICS के जनक इनको माना जाता है इंडिया में, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म क्या करी थी, हर एक डिस्ट्रिक्ट को 700 स्क्वायर माइल के एरिया में बांट दिया गया था, ठीक है। और एक पुलिस सुपरिटेंडेंट वहाँ पे अपॉइंट किया गया था कुछ कांस्टेबल के साथ में। तो ये जो पुलिस चौकी या थाना जो व्यवस्था है ये शुरू होनी शुरू हुई थी। पुलिस स्टेशन बनाने, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाना, ठीक है, और उसके अंडर में कुछ कांस्टेबल्स को रख के इन्होंने फॉर्मली जो था पुलिसिंग शुरू कर दी थी इंडिया में। इनके टाइम पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है और टीपू सुल्तान को ये हरा के श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी को साइन करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट हाँ, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के तौर पे इनको जाना जाता है। पुलिस रिफॉर्म्स भी इन्होंने करे, और पुलिस रिफॉर्म्स के साथ साथ इन्होंने सिस्टम रेवेन्यू को और जस्टिस को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब कॉर्नवालिस के भी कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट शुरू करा, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है। बंगाल और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जमींदार और लैंडलॉर्ड्स वर मेड द ओनर्स। अब इसने क्या करा, जमींदारों को जो था लैंड का ओनर बना दिया। जमींदार वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड द फार्मर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ टीनेंट्स। इनको खाली खेतीहर मजदूर के तौर पे छोड़ दिया गया। द जमींदार्स हैड द राइट टू इविक्ट द फार्मर्स एनी टाइम। जमींदार किसी भी किसान को कभी भी हटा सकता था टैक्स न देने के कगार पे। जमींदार को 89% ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था, बाकी बचा हुआ उसके लिए होता था, ठीक है। कितना हाई टैक्सेशन उन्होंने लगा दिया, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इसका। अंडर दिस सिस्टम, अब इसमें क्या करता था, जमींदार जो था अवैध वसूली भी करता था, इलीगली भी वसूली करता था। उसे तो अपना भी तो जेब भरना है, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए फिक्स कर देता था ये लैंड रेवेन्यू को, कि 10 साल तक अब जो है लैंड रेवेन्यू चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है।
ये सारा का सारा सिस्टम बनाया गया था ताकि इंडिया से सारा का सारा पैसा जो है ब्रिटेन में बाहर जा सके। जुडिशरी रिफॉर्म्स इन्होंने क्या करे, कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्थापित करे, ठीक है, प्रोविंस और स्टेट तीनों लेवल पे इन्होंने कोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट करा। द हाईएस्ट कोर्ट वॉज सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में थी, कलकत्ता। देयर वॉज सेपरेट कोर्ट फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ये तो पहले बन चुकी थी, ठीक है। इसने कोर्ट की फीस हटा दिया और लॉयर्स वर टू प्रिस्क्राइब देयर फीस, लॉयर्स को मुक्त कर दिया कि वो अपनी फीस कितनी भी चार्ज करें, ठीक है। ये एक रिफॉर्म इन्होंने करा। रिफॉर्म है या लोगों पे जाती है ये तो अब आप ही देखें, ठीक है। और इसमें ये भी था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब करने वाले लोग हैं, वो उनको भी हटाया जा सकता था अपनी सर्विस से। एंड टॉर्चरस पनिशमेंट लाइक द चॉपिंग ऑफ लिम्स, नोज एंड ईयर्स, इसको बैन करा इसने। यानी उस टाइम कितना वो चलता था कि किसी ने गलती करी तो हाथ काट दो, नाक काट दो, ऐसा वाले रूल भी चलते थे। इन रूल्स को उसने हटाना शुरू करा। ये तो चलो अच्छा शुरू करा इसने। अब सर्विस रिफॉर्म्स क्या करे, करप्शन को कम करने के लिए कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया, रूल्स विच अलाउड एनी क्वालिफाइड पर्सन टू गेट द सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कनेक्शन विद द हायर अथॉरिटीज। तो पहले जो अपॉइंटमेंट होते थे वो सेटिंग से होते थे, जान पहचान से होते थे। तो अब इसने क्या कर दिया कि जिसमें क्वालिफिकेशन है, ओनली क्वालिफाइड पर्सन जो है उसको अपॉइंट करें, ऐसी व्यवस्था इसने बनानी शुरू करी कि क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट किया जाए, ना कि सिफारिश के बेस पे। टॉप पोस्ट वर रिजर्व फॉर यूरोपियंस वेरएज इंडियंस वर ऑफर्ड लोअर ग्रेड पोस्ट। इंडियंस को भी इन्होंने ऑफर शुरू कर दी, पियन और क्लर्क तक ही सीमित रखा है इन लोगों ने, ठीक है। प्राइवेट ट्रेड ऑफ द कंपनी वॉज एबॉलिश्ड कम्प्लीटली। अब जितना भी इनका प्राइवेट ट्रेड होता था आपस में ये लोग करते थे कंपनी के एम्प्लॉय, वो सब बंद कर दिया। पुलिस रिफॉर्म क्या करा, लैंडलॉर्ड्स के हाथ से पुलिस ले ली, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट क्रिएट की, उसके हाथ में पूरी पावर दे दी इन लोगों ने। ही एस्टैब्लिश थानास टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, थाने शुरुआत कर दी इसने। पहले क्या होता था, जमींदार होते थे, जमींदार जो होते थे वो पावरफुल होते थे, उनके लठैत वगैरह होते थे, उनके साथ करते थे, तो उनके पैरेलल इसने पुलिस की व्यवस्था शुरू कर दी। क्योंकि कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि जमींदार को अगर ज़्यादा पावर दे देंगे तो ये बेकाबू हो जाएगा, तो इसको काबू में करने के लिए कौन होगा, पुलिस होगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम इसने बनाना शुरू करा। इन 1789 ही प्रोक्लेम दैट पीपल प्रैक्टिसिंग स्लेवरी, उस टाइम पे गुलामी भी होती थी, और गुलामी को भी इसने क्या कर दिया, एंड कर दिया, और उसके खिलाफ बोला कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ रिफॉर्म्स है कॉर्नवालिस के जिनको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि हु एबॉलिश स्लेवरी, तो उसमें आपका नाम होगा कॉर्नवालिस का। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारी डिटेल मैंने शेयर कर लिया आपको के साथ में, एंड आई पुट दैट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, सो दैट आप उसको बाद में भी देख सकें, चीज़ों को समझ सकें। कॉर्नवालिस के टाइम पे एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में हम देख लेते हैं। पहले देखो कितना बड़ा एरिया था इनके काबू में, अब उसके बाद में इतना सा हिस्सा रह गया। तो 1719 में क्या हो गया, टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी कॉर्नवालिस ने, ठीक है। क्योंकि त्रावणकोर पे अटैक किया था, ये देखिए त्रावणकोर ये है, त्रावणकोर पे टीपू सुल्तान ने अटैक किया था, ठीक है। तो उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया, ये चीज़ हुई, ठीक है। टीपू हैड ऑल्सो रिफ्यूज रिलीज इंग्लिश प्रिजनर्स, अंग्रेज बंधक बना रखे थे उसने, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में, और उनको उसने छोड़ने से मना कर दिया, इसलिए टीपू सुल्तान पे इन लोगों ने अटैक कर दिया। टीपू सुल्तान हैड टू सीड लार्ज पार्ट्स ऑफ हिज किंगडम। मैं देख रहा हूँ, मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कितना बड़ा एरिया था जो टीपू सुल्तान के काबू में था, उसमें से इतना सा हिस्सा उसके पास बचा, बाकी सारा हिस्सा उसे छोड़ना पड़ा, ठीक है। द ब्रिटिश वन मालाबार, दिंदीगुल, ब्रह्मंडल एंड कुर्ग, ये सारे के सारे इलाके जो थे, ये सारे के सारे माहे, ये पूरे इलाके जो थे, ये पूरे ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट काबू में आ गए, और टीपू सुल्तान की डिफीट होती है इसमें। ये चीज़ें आपको समझनी है। ये कॉर्नवालिस के टाइम पे इंपॉर्टेंट वॉर हुआ था। अब आते सर जॉन शोर। जॉन शोर ने क्या करा था, चार्टर एक्ट 1793 आया था इसके टाइम पे, रेगुलेटिंग एक्ट की जगह अभी आ गया चार्टर एक्ट 1793। एंड खरदा की लड़ाई हुई थी निज़ाम और मराठास के बीच में 1795 में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आ सकता है, खरदा की लड़ाई कब हुई थी, तो निज़ाम को सपोर्ट कर रहे थे ये लोग, अंग्रेज जो थे निज़ाम को सपोर्ट कर रहे थे, और मराठास अपोजिट साइड में, ठीक है। ये है लड़ाई के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ हुई, कैसे कैसे हुई, इसके बारे में देखते हैं।
मैप में देख लेते हैं एक बार। ये तो खैर उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1795 में हुई निज़ाम एंड मराठा कॉन्फेडरी के बीच में। निज़ाम बुरी तरीके से हार गया। गवर्नर जनरल जॉन शोर जो थे नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई इसके बीच में, यानी कि इसमें अंग्रेजों ने अपना वो नहीं करा। निज़ाम जबकि उनके प्रोटेक्शन में था, ये देखिए, ठीक है। डिस्पाइट दैट निज़ाम वॉज अंडर हिज प्रोटेक्शन, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस हो गया था तो उसने मना कर दिया था आर्मी रखने के लिए। आर्मी उस टाइम पे थी पर वो उसके साथ में थे, हैदराबाद के तरफ से थे, पर उन्होंने लड़ाई नहीं करी। तो इससे ब्रिटिशर्स के ऊपर से इनका ट्रस्ट खत्म हो गया, ठीक है। मराठा जो थे उस टाइम क्या था, ये लड़ाइयाँ वगैरह जो होती थी उसमें कौन दुश्मन कौन दोस्त ऐसा प्री डिफाइंड नहीं था कि ये हमारा दुश्मन है ये हमारा दोस्त ही है, ऐसा नहीं था। अब जैसे मराठास में भी कुछ लोग थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ चले जाते थे, कुछ लोग नहीं जाते थे, तो ये चीज़ें चलती थी इसमें। दिस वॉज द लास्ट बैटल फॉट टुगेदर बाय ऑल द मराठा चीफ। इसके बाद मराठास भी आपस में बढ़ गए, ठीक है। मराठा फोर्सेस कंसिस्टेड ऑफ कैवलरी, गनर्स, बोमैन, आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री, सारी की सारी इसमें फोर्सेस थी। और उसके बाद में ये लोग भी जो थे आपस में उसमें डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर सर्विस निज़ाम इन्फेंट्री अंडर रेमंड लॉन्च्ड एन अटैक। फिर दोबारा निज़ाम की जो आर्मी थी रेमंड के अंडर में मराठा के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं, पर सिंधिया उनको हरा देते हैं। लास्ट में क्या होता है कि जो हैदराबाद की आर्मी होती है वो भाग के जो थे वो इस में छुप जाते हैं, इस किले में छुप जाते हैं, ठीक है। इस किले के नाम पे इस बैटल का नाम रखा गया हरदा का लड़ाई, क्योंकि इसमें ये जाके सारे के सारे निज़ाम के जो सिपाही थे भागते हुए छुप जाते हैं, ठीक है। तो ये एक लड़ाई थी जो कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई। आगे हम देखते हैं, अब आता है लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे क्या हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी की फॉर्मेशन हुई। सबसे इंपॉर्टेंट है मद्रास प्रेसिडेंसी की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। एंड सब्सिडरी अलायंस प्रॉपर तरीके से शुरू कर दी इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। वॉर कौन कौन से हुए, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ठीक है। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान 1799 में होती है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ठीक है, 1803 से 1805 के बीच में। सिंधिया को हरा देता है भोसले और होलकर, तीनों को ये हरा देता है। और फिर वसीन की ट्रीटी होती है 1802 में, ठीक है। तो इसकी लड़ाई चल रही है साउथ में, साउथ इंडिया में लड़ाई चल रही है, मराठा से, मैसूर से लड़ाई चल रही है और मराठा से लड़ाई चल रही है, ठीक है, लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे। और अब सब्सिडरी अलायंस भी शुरू कर देता है। सब्सिडरी अलायंस शुरू करने का रीज़न यही है कि जब आर्मी नहीं होगी तो लड़ाई कैसे होगी, ठीक है। अब सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं सब्सिडरी अलायंस में, देखना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, अगर आप इस अलायंस में एंटर करते हैं, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्सेज। सो जब आपकी इंडिपेंडेंट फोर्स है, जब आर्मी ही नहीं है तो लड़ाई कैसे होगी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि आप हमें पेमेंट करो, सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पेमेंट करो और हम आपको अपनी आर्मी जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और आपको बताया था हैदराबाद और अवध के नवाब जो थे इसमें आ जाते हैं, त्रावणकोर भी इसमें शामिल हो जाता है, ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब्सिडरी अलायंस शुरू हो जाती है प्रॉपर तरीके से ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड वेल्सले, ओके। अब थोड़ा सा मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी कब आती है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये हम पहले भी पुराने वीडियो में भी हमने देखा था इसके बारे में। ये है मद्रास, ये मैसूर है, ये मद्रास, ओके। ये यहाँ पे मैप में शो कर रहा होगा, ठीक है। ओके, मद्रास प्रोविंस आ जाती है, उधर बॉम्बे है, ठीक है, प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट। एट दिस ग्रेटेस्ट सेंटेंस द प्रेसिडेंसी इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द सदर्न इंडिया। ये जब पूरा 1909 में ये पूरा का पूरा साउथ का एरिया जो था ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सारा का सारा जो था लक्षद्वीप तक जो था पूरा इलाका इसी प्रेसिडेंसी में आता था। ये है 1909 का मैप, 1909 में ये स्थिति थी, ओके। द सिटी ऑफ मद्रास वॉज द विंटर कैपिटल ऑफ द प्रेसिडेंसी एंड ऊटी वॉज द समर कैपिटल, क्योंकि ऊटी थोड़ा हाइट पे था तो ऊटी को इन्होंने समर कैपिटल बनाया और विंटर कैपिटल बनाया मद्रास को। ये है मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं वेल्सले के टाइम पे इंपॉर्टेंट वॉर कौन कौन से हुए। दो वॉर हुए, एक तो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर,
फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, एक सेकेंड, एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। इसकी डिटेल अभी हम शेयर कर लेंगे बाद में। अब आते हैं जॉर्ज बार्लो, इनके टाइम पे वेलोर म्यूटनी होती है 1896 में। अब वेलोर म्यूटनी को थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। वेलोर म्यूटनी क्या होती है? ये एक इंडियन रिवोल्ट है, ठीक है, जो 50 साल पहले हो जाता है। 1857 के रिवोल्ट से 50 साल पहले हुआ था। इसमें भी बेसिकली जो जो हमारे नेटिव सोल्जर्स हैं, नेटिव सोल्जर्स जो हैं वो इनके खिलाफ में रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये होती है वेल्लोर में, जो आज के तमिलनाडु में स्थित है। एंड लास्टेड ओनली फॉर अ डे, एक ही दिन में होती है। ये बहुत ब्रूटल थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ें हिला के रख देती है, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट मेजर म्यूटनी बाय द इंडियन सिपॉयज इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, पहली मेजर म्यूटनी थी, ठीक है। इसके लिए एक डाक टिकट भी जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में, ये है, ठीक है। और इस किले के आसपास होती है। टीपू सुल्तान के बेटे को यहाँ पे रखा जाता है। तो उसके कारण जब ये देखते हैं कि हमारे राजा के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो जो लोकल लोग थे, क्योंकि राजा को उस टाइम ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, तो उनकी भावनाएं भड़क जाती हैं और वो इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो, अमृतसर की ट्रीटी ये साइन करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के साथ में 1809 में। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813, दो ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इनके टाइम पे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास होता है और 1809 की ट्रीटी होती है, ठीक है। 1809 की ट्रीटी में क्या होता है कि ईस्ट ऑफ सतलुज रिवर जो था, ईस्ट में जो होगा, इस साइड में जो होगा ब्रिटिश टेरिटरी है, और उसके पार पूरा जो है ये पंजाब है। ये देख सकते हैं आप कहाँ तक फैला हुआ, मैप इसको देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है, राइट। ये टीटी इसके साथ में होती है। टीटी के बारे में थोड़ा अगर और डिटेल होगी आगे तो हम देखते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। कब साइन होती है? 25 अप्रैल 1809 को साइन होती है, ठीक है। ये सिख एम्पायर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह था ये। तो इससे नीचे का इससे ऊपर का हिस्सा जो था इन्होंने ये पूरा नदी के किनारे किनारे ये पूरा ऊपर का हिस्सा जो था ये पंजाब को दे दिया था, महाराजा रणजीत सिंह के लिए छोड़ दिया था। और नीचे का जो हिस्सा था इसको ये अपना बता रहे थे अंग्रेज, ठीक है, ओके। रंजीत सिंह, द ट्रीटी सेटल्ड इंडो सिख रिलेशंस फॉर अ जनरेशन, लगभग 100 साल तक के लिए ये सेटल कर दिया था। द इमीडिएट ओकेजन वाज द फ्रेंच थ्रेट टू द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पे अफगानिस्तान में ट्रीटी हुई थी, रशिया का इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। नेपोलियन की ट्रीटी हुई थी रशिया के साथ में 1807 में, ठीक है। और ठीक है, सतलुज के इस सारे वाले हिस्से को जो था ये अपने कब्जे में लेके आना चाह रहे थे, तो इनको ये डर था कि कहीं एक्सपेंशन यहाँ पे भी ना होना शुरू हो जाए, ठीक है। डिफेंसिव ट्रीटी चाहिए थी इनको, किसके अगेंस्ट में? फ्रेंच के अगेंस्ट में। नेपोलियन फ्रेंच था, रशिया के साथ ट्रीटी हुई, अफगानिस्तान के एरिया में रशिया का इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो इसलिए क्या करा इन्होंने, एक डिफेंसिव ट्रीटी बना दी, क्योंकि ये देखो एक कुशन के तरह पे काम करेंगे कि ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते थे और इनको पहले सिख से लड़ना पड़ेगा। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने करा था ब्रिटिशर्स ने, कि अगर कुछ होता है रशिया की साइड से, ये फ्रेंच यहाँ से कुछ करते हैं, तो सिख उनसे लड़ेंगे और वो हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने अपने आप को क्या कौन सा स्टेट बोलते हैं उसको, जो सेफ्टी हमें प्रोवाइड करता है, एक तरीके से ढाल के तौर पे इन्होंने यूज़ करा था इस ट्रीटी को, ठीक है। दिस वॉज नॉट अ डिफेंसिव ट्रीटी, इट डिड फिक्स द फ्रंटियर ऑफ लैंड्स कंट्रोल्ड बाय रणजीत सिंह, ठीक है, सतलुज रिवर, सतलुज के इधर इतना ईस्ट इंडिया कंपनी और उस तरफ जो है पंजाब। आगे समझ में पॉइंट आपको क्लियरली? मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं हो गया आज, थोड़ा सा ही बचा बस, ठीक है। अब 1813 से 1823 इंटरवेंशन एंड वॉर की पॉलिसी को उसने लगाम दिया, क्योंकि नुकसान तो दोनों तरफ ही हो रहा था। उसके बावजूद भी नेपाल के साथ लड़ाई करी, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ठीक है। और इसने पेशवा, जो मराठास पेशवा थे, ब्राह्मण होते थे ये लोग, सिंधिया, इनके ऊपर बहुत सारी इन्होंने क्या कर दी, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज लगा दी, ठीक है। और रैयतवारी सेटलमेंट शुरू कर दिए इंडिया के अंदर में, ठीक है। किसने शुरू किया? थॉमस मुनरो ने शुरू किया था रैयतवारी सेटलमेंट। रैयतवारी का सेटलमेंट क्या होता है इसके बारे में अब हम डिटेल देखते हैं। व्हाट इज रैयतवारी सेटलमेंट?